Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। भारत में समलैंगिक रिश्तों को कानून की मान्यता मिल गई है। समलैंगिकता को चल रही बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार विराम लगा दिया। अदालत ने आज भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की विवादास्पद धारा 377 के उस हिस्से को रद्द कर दिया है जिसमें दो समलैंगिक वयस्कों के बीच शारीरिक रिश्ते को अपराध माना जाता है। इसके तहत जेल हो सकती थी। कोर्ट ने लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर यानी LGBTQ के प्रति संवेदनशील रुख अख्तियार कर उनकी व्यक्तिगत पसंद को स्वीकार किया है। इस फैसले के बाद समलैंगिक लोग अपनी सेक्सुअल पसंद का खुलकर इजहार कर सकेंगे। उन्हें किसी कानून से डरने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने बदलते वक्त के साथ सामाजिक मान्यताओं में आए बदलाव को स्वीकार किया है। कोर्ट का यह फैसला LGBTQ समुदाय के लिए बड़ी जीत है, लेकिन उनकी लड़ाई का यह शायद पहला मुकाम है। सामाजिक मान्यता और सम्मान हासिल करने के लिए उन्हें कमर कसनी होगी, क्योंकि समलैंगिकता के मुद्दे पर समाज जिस तरह बंटा हुआ है उसके नजरिए को बदलना उतना आसान नहीं दिखता। जो लोग कानूनी मान्यता और समाज में बराबरी के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके लिए ये ऐतिहासिक दिन है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंडपीठ ने अपने ऐतिहासिक फैसले में समलैंगिकता को अपराध बताने वाली आईपीसी की धारा 377 को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि देश में दो वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंध को अब अपराध नहीं माना जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो फैसला हम दे रहे हैं वो सबके हक के लिए है और LGBTQI कम्युनिटीज को पूरे हक हासिल करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हर किसी को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। यौन रुझान पर रोक संवैधानिक अधिकारों का हनन है। समय के साथ कानून में बदलाव जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद LGBT एक्टिविस्ट को अब लगता है कि समलैंगिकता से जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी बहस शुरू होगी। होल वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया है, उन्होंने इक्वल राइट्स दे दिए हैं। वहाँ पर तो मैरिज इक्वालिटी भी है। मेरे जो पति हैं वो एक्चुअली फ्रेंच हैं और वहाँ पर लीगल है। तो अब नाउ इट्स बेटर बिकॉज नाउ इन इंडिया आई ऑल्सो वांट द सेम राइट। आई ऑल्सो वांट माई मैरिज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। क्या हुआ, मेरी शादी हुई थी वहाँ पर फ्रांस में, धरती फटी नहीं ना। कोर्ट के फैसले पर RSS ने बयान जारी करके कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरह हम भी इसको अपराध नहीं मानते। समलैंगिक विवाह और संबंध प्रकृति से सुसंगत और नैसर्गिक नहीं है, इसलिए हम इस प्रकार के संबंधों का समर्थन नहीं करते। भारत का समाज भी इस प्रकार के संबंधों को मान्यता नहीं देता। इस विषय को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर ही संभालने की आवश्यकता है। कांग्रेस भी कोर्ट के फैसले का खुलकर समर्थन नहीं कर रही। वेलकम की बात नहीं है ये, मतलब डिसअप्रूवल की भी बात नहीं है। इसमें हमारा सोसाइटी में इसको लेकर कंट्रोवर्सी है, तर्क है, आलोचना है। तो ये सारे चीज को मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट फैसला किए हैं तो किए हैं। तो इसके बाद अगर हमारी सरकार की तरफ से अगर इसके खिलाफ कुछ कदम उठाना चाहिए, समाज को दूसरे वर्ग की मानसिकता को मद्देनजर, तो सरकार कुछ फैसला करेगी और हमारा पार्लियामेंट में लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ समुदाय को उनका हक तो दे दिया है, लेकिन क्या समाज भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लेगा? कुछ देशों में एक ही सेक्स के दो लोग शादी भी कर सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत में भी इसकी इजाजत मिलेगी? समलैंगिकता को लेकर भारत में राय जिस तरह दो खेमों में बंटी हुई है, उसको देखकर तो लगता है कि समलैंगिक लोगों को सामाजिक मान्यता हासिल करना मुश्किल होगा। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समलैंगिक लोगों के प्रति समाज अपना नजरिया बदलेगा? और यही है आज चर्चा का विषय, क्योंकि ये एक बड़ी लड़ाई जीत ली है इस समुदाय ने, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी लड़ाई बाकी भी है। आपसे यानी दर्शकों से हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समलैंगिकों के प्रति लोगों का नजरिया भी बदलेगा? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। आज की इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो हैं LGBTQ एक्टिविस्ट लक्ष्मी त्रिपाठी, हम hindu.com के फाउंडर अजय गौतम हमारे साथ हैं, फैशन डिजाइनर आकाश अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री संजना गलरानी हमारे साथ जुड़ रही हैं, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के प्रवक्ता इलियास शरफुद्दीन हमारे साथ हैं और सुप्रीम कोर्ट की वकील ऐश्वर्या भाटी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
आप सबको मैं याद दिला दूं कि शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट का एक समय तय किया हुआ है। अपनी पहली टिप्पणी इसी 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड के भीतर खत्म करेंगे तो बातचीत तरीके से आगे बढ़ेगी। और एक दूसरे की बात को बीच में न काटें, दूसरे को बोलने दें, अपनी बारी का इंतजार करें तो और अच्छा रहेगा। लक्ष्मी त्रिपाठी जी, आप एक तरह से चेहरा हैं इस आंदोलन का। आपने बहुत समय से सामने आकर लड़ाई लड़ी है। आज ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ गया, जाहिर है खुशी की बात है। कितनी बड़ी खुशी की बात है। और आगे जो दूसरा सवाल इससे बड़ा उठ रहा है, क्या सिर्फ कोर्ट के कह देने से समाज आपको, इस समुदाय को उस नज़र से देखने लगेगा जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, या अभी एक बड़ी लड़ाई बाकी है? वो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया, आज ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि भारतवर्ष और हमारा समाज और हमारी संस्कृति में कभी भेद की संस्कृति रही नहीं है। हमने हमेशा समाज को इकट्ठा रख के और हर व्यक्ति की उसकी लैंगिकता के परे जाके समाज ने एक दूसरे को अपनाया है। भारतीय संस्कृति यही है। और संस्कृति के बारे में कोई अलग बात करे और उनकी व्याख्या अलग हो सकती है, सबका अपना अपना मनोव्यक्त है। पर आज के डेट में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा समलैंगिकता के ऊपर, तो ये सही में जो बच्चे जिनके साथ बलात्कार हुआ, जिनको ब्लैकमेल हुआ, जिन्होंने ये सारे और बहुत सारी त्रासदियों की वजह से अपनी जान दे दी, ये सेक्शन 377 आज सही रूप में इन बच्चों का, हमारा और इन आत्माओं का श्रद्धांजलि है। और एक बात है, ये समाज और या कोई भी कितनी ढकोसले की बातें होती हैं, तो क्या मतलब किसी का मानवीय अधिकार, और भारत का संविधान इतना सुंदर है और हमारी परंपरा इतनी मॉडर्न रही है कि जहाँ पे हर एक व्यक्ति स्वतंत्र था अपने निर्णय लेने के लिए। और जब बालिग इंसान अपने बेडरूम में कुछ भी करे, उसे दुनिया से क्या लेना देना। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने बच्चों के बेडरूम में जाके नहीं देखता कि कोई क्या कर रहा है, और समाज को भी लेना देना नहीं है। आज समाज, हम अग्रसर हैं एक अनोखे समाज के लिए, आज अग्रसर है एक भारत को एक आधुनिक जग बनाने के लिए। और इसमें अगर हम किसी की लैंगिकता को लेके उसके ऊपर टिप्पणी करें, उस पर कटाक्ष करें, उसका मनुष्य होने का वजूद छीनें, तो हमसे बड़ा द्रोही कोई नहीं होगा। और जब हम प्रभु में विश्वास रखते हैं या जब समाज धर्म की दुहाई देता है, तो हम कौन होते किसी मनुष्य को जज करने वाले। अगर वो मनुष्य कोई भी हो, चाहे वो औरत, मर्द, समलैंगिक, किन्नर, हिजड़ा, कोई भी हो, ट्रांसजेंडर कोई भी हो, और अगर वो समाज में अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसके काम का प्रोत्साहन देना चाहिए। जी, आपका कहना है कि इंसान को उसकी इस नज़र से देखना चाहिए कि वो इंसान है, वो क्या सोचता है, वो क्या करता है, ये नहीं कि उसके अपने सेक्सुअल प्रेफरेंसेस कैसे हैं। अजय गौतम जी, ये आमतौर पे आदमी के सामान्य, जो इसको आप LGBTQ कम्युनिटी से बाहर जिन इंसानों को रखते हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है कि मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ, मुझे इसी रूप में आप चाहें, मुझसे प्रेम करें, मुझसे संबंध रखें, यही सबसे अच्छा रिश्ता होता है। फिर क्या वजह है कि ये समुदाय, यदि आपके जीवन में कोई दखल नहीं दे रहा है, कोई दो बालिग लोग आपस में रिश्ता रखना चाहते हैं, वो एक सेक्स के हैं, सिर्फ यही फर्क पड़ रहा है, इस पर ऐतराज क्यों है? और जो आज सुप्रीम कोर्ट ने किया, ये बहुत पहले क्यों नहीं हो जाना चाहिए था? 156 साल लग गए इस कानून को रद्द होने में। देखिए, बात यह है, 2013 में हॉनरेबल जस्टिस सिंघवी ने 377 के ऊपर एक अपना जजमेंट दिया था। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आज उन्हीं के ब्रदर जज ने उस जजमेंट को सेट असाइड कर दिया। मेरी नज़रों में ये इंडियन जुडिशरी के लिए एक ब्लैक डे है। ऑन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम कैसे कानून को किस हद तक अपनी दृष्टि से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये जज के अपने विवेक पर निर्भर करता है। सवाल सिर्फ इतना सा है
कि जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, जिस सोसाइटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर ये हमारा कभी कल्चर, कभी कस्टम कुछ इसका हिस्सा रहा है या नहीं रहा है। हमारे यहाँ दो शब्द आते हैं। मैरिज, हमारे यहाँ ये कहा गया कि जो शादी है वो एक इंस्टीट्यूशन है, और शादी के लिए जब शादी किसी की भी करी जाती है, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के अंदर बाकायदा प्रेयर होती है कि तुभ्यम विप्रमया दत्ता पुत्र पौत्र परवर्धिनी, जिससे कि तुम ये विवाह तुम्हारा जिसके साथ हो रहा है, मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ तुम्हारा वंश आगे बढ़े, तुम्हारा कुल आगे बढ़े, तुम समाज का, पितरों का और अपने देश का ऋण तुम उतार पाओ। लेकिन ये जो 377 को लेके आज जो एक नया परिभाषा रची गई है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, हाउ टू गेट द प्लेजर एंड हाउ टू सर्व द प्लेजर बाई अ नेचुरल वे। इसका मतलब सिर्फ यही है, इसमें ना कोई शास्त्र है ना कुछ है, बाकी की चीजें हैं। जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते हैं, सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी कुर्सी के ऊपर एक प्लेट लगी हुई है, यतो धर्मस्ततो जया। धर्म क्या है ये गीता में है, धर्म क्या है ये रामायण में है। अब ये कौन सा धर्म की परिभाषा रचने माननीय सर्वोच्च न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। और मैं इस जजमेंट को पूरे तौर पे क्रिटिसाइज करता हूं, वो इसको क्रिटिसाइज करना मेरा राइट है। द जजमेंट हैज बीन डिलीवर्ड बाय द अपेक्स कोर्ट विदाउट अप्लाइंग द जुडिशियल माइंड। आप इसका विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप इसको एक काला दिन कह रहे हैं। ये इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैं कुछ देर बाद में आपके पास वापस आऊंगा, इस सवाल का जवाब लूंगा कि ये लोग अगर दो वयस्क आपस में संबंध रखते हैं, आपके जीवन में कोई दखल नहीं देते हैं, इससे आपको क्यों और क्या तकलीफ होती है, ये सवाल पूछने के लिए मैं लौटूंगा। लेकिन फिलहाल आकाश अग्रवाल के पास चलते हैं। आकाश जी, जो अभी अजय गौतम जी ने कहा, और ये अकेले नहीं है, मैं इस बात का आपको यकीन दिला सकता हूं कि अजय गौतम ऐसा सोचने वाले इस देश में अकेले नहीं हैं। इनके साथ इनके जैसा सोचने वाले बहुत से लोग हैं। उनको लगता है कि बहुत बड़ा अनाचार हो रहा है, अपराध हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने आंख बंद करके यह फैसला सुना दिया है। इस समाज में स्वीकार होने के लिए या एक्सेप्टेबल होने के लिए अभी लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती है कि हम इस तरह के हमारे प्रेफरेंसेस हैं, ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ती है। परिवार वाले जान जाते हैं तो कहते हैं भाई तुम जाओ कहीं विदेश में बस जाओ, तुम इस देश में रहोगे तो यहाँ लोग मार डालेंगे। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये जीत हो गई है, या आगे आपके लिए, इस कम्युनिटी के लिए, ये एक और बहुत बड़ी गंभीर लड़ाई का रास्ता खुल रहा है? देखिए, ये जो मैदान था ना हमारे लिए, उसके मैदान के बाहर एक बहुत बड़ा ताला लगा था और कहा था हम अंदर नहीं जाने देंगे। अब हम उस भारत के संविधान के सशक्त होकर के इस मैदान में आ गए हैं। अब हमारा और इनका, हर किसी का इसमें एक सा हक है, और हम उतने ही जिम्मेदार हिंदुस्तानी हैं जितने ये हैं। और जिन धर्मों की बात ये कर रहे हैं, हम उस धर्म से हैं जहां राम ने सीता को कहा कि तुम लक्ष्मण रेखा में रह जाओ, और राम भी जब 14 साल बाद वनवास से लौटे तो दिवाली हुई थी। तो हम तो 70 साल बाद दिवाली बनाने वाले हैं इस बार। तो और क्या हम हमारे हिंदू धर्मों की बात कर रहे हैं? हमारे धर्म से अर्धनारीश्वर है, हम पे हमारे धर्म में शिखंडी है, बहुत कुछ है हमारे पास देखने के लिए हमारे हिंदू धर्म से भी। पर यहाँ पे बात हो रही है मानव अधिकार की, यहाँ पे बात हो रही है मेरे आपके स्वेच्छित अधिकार की। तो हम लोग डिवीजन की बात कर ही नहीं रही है। इन्होंने जो 70 साल से हमारी एग्जिस्टेंस को एक कोने में दाब रखा था और कहा था आपका कोई अधिकार नहीं है और आपको शर्म और जिल्लत होनी चाहिए जो आप हैं, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत हमें वापस दिया। हम आज आज़ाद हैं, हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं जो पूरी तौर से जिम्मेदार हैं। और आप हम पे जिम्मेदारियां डाल के तो देखिए, वी आर दी प्राउड टैक्स पेयर्स ऑफ इंडिया। हम लोग और बढ़ के आगे आएंगे और इस देश को आगे लेके जाएंगे। और ये नई जो हवा है ना, ये जो यूथ है, ये है यूथ का चेंज, ये है यूथ का चेहरा। So this is the fresh change which the Indian youth has got. जी, तो आपका कहना है कि ये नया चेहरा है और आप जिम्मेदारी देके देखिए। और लेकिन अभी भी ये बहस तो जारी है, क्योंकि मैं जो सवाल पूछ रहा हूं वहां पहुंच रहे नहीं है। इलियास शरफुद्दीन साहब, आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं? जो अभी अजय गौतम ने कहा उसके हिसाब से उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट का हवाला दिया। मैं अगर हिंदू मैरिज एक्ट के हवाले से चलने लगूं तो फिर तो भारत में जो कोर्ट मैरिजेज होती हैं, जो दूसरे मजहबों की आपके यहाँ निकाह पढ़ा जाता है, ईसाई लोग चर्च में शादी करते हैं, वो सब हिंदू मैरिज एक्ट के परव्यू में नहीं आते हैं। और बहुत सारे लोग आज शादी करने के बाद कहते हैं हमको बच्चे पैदा नहीं करने हैं। ऐसे लोगों को शादी करने का हक भी नहीं होना चाहिए।
आलोक जी, मैं आपको 3 बातें बताना चाहूंगा, एक धर्म से, एक मॉडर्न साइंस से और एक जनरल बात। सबसे पहले मैं मॉडर्न साइंस से बता दूं कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। उन्होंने 1986, 87, 88 में रिपोर्ट दी है कि एड्स जो ह्यूमन सोसाइटी में लाए हैं वो होमोसेक्सुअल्स लाए हैं, और जब लीगलाइजेशन अमेरिका और यूरोप में होमोसेक्सुअलिटी किया गया तो 400 गुना ज्यादा एड्स के पेशेंट्स बढ़े। हमारे पास भी लीगलाइजेशन के बाद अब ऐसी तबाही आने वाली है कि लाखों पेशेंट्स एड्स के बढ़ेंगे, अरबों खरबों डॉलर इलाज के ऊपर खर्च होंगे और नौजवान नस्ल तबाह होगी। ये सीडीसी की रिपोर्ट, जजेस पढ़े नहीं पढ़े मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात, मैं धर्म से बता दूं कि मनुस्मृति चैप्टर 11 वर्स 174 हिंदुइज्म होमोसेक्सुअलिटी को हराम करार देता है, करने वाले की 2 उंगलियां काटने का हुक्म देता है मनुस्मृति में। कुरान चैप्टर 4 वर्स 119 में इसे हराम करार देता है इस्लाम, करने वाले को मौत की सजा देता है। बाइबल रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 26 यही हुक्म देता है। तीसरी जनरल बात, बेडरूम के अंदर कौन क्या कर रहे हैं हमें क्यों मालूम होना चाहिए, हम क्यों जा रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूं, जर्मनी और हॉलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में लोग इंसेस्ट को लीगलाइज करो बोल रहे। इंसेस्ट यानी बाप बेटी के साथ, बेटा मां के साथ, भाई बहन के साथ संबंध रखेगा, फिजिकल रिलेशन, ये लीगलाइज करो बोल रहे हैं। सेक्सुअल वेरिएशन, बेडरूम में हम क्या करें आपको क्या बोल के, और एनिमल्स के साथ, जानवरों के साथ बिस्टैलिटी अलाउ करो बोल रहे हैं। हमारे बेडरूम में हम क्या कर रहे हैं, तुमको क्या समझ दी? तो ऐसे बातें कर कर पूरे मुल्क को, मुल्कवासियों को, देश को बर्बाद कर रहे हैं। बड़ा खतरनाक स्टेप है, फौरी सुप्रीम कोर्ट रिपील करके रोकना चाहिए। जी, आपका तो आप तो इसको बहुत और आगे बढ़ा दिया आपने। संजना गलरानी जी, संजना जी, मैं वो आऊंगा, लक्ष्मी जी मैं वापस आऊंगा, डिबेट करूंगा। मैं एक बार ओपनिंग कमेंट सबके ले लूं। संजना गलरानी, ये आपने अजय गौतम जी को भी सुना और मौलाना शरफुद्दीन तो उससे भी आगे बढ़ गए। इनका तो कहना है बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी इस फैसले के बाद। इस तबाही की बात सुन के आपको डर नहीं लगता है? आई थिंक ये पूरी चीज़ बहुत ही बुरी तरह से मैनिपुलेट की गई है। फर्स्टली हमको सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आगे ना मेरा चलता है, ना मौलाना जी का चलता है, ना अजय गौतम जी का चलता है, ना आपकी चलती है। वी हैव टू फॉलो द लॉ इन द कंट्री, एंड व्हेन देयर इज अ लॉ व्हिच इज पास्ड तो 100 बार, 1000 बार, करोड़ों बार उसके ऊपर सोच लगाई जाती है। एजुकेटेड पीपल थिंक अबाउट इट, एंड आफ्टर दैट द मोस्ट एजुकेटेड जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट हु नो द लॉ, और क्या है इसके कॉन्सिक्वेंसेस, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या हो रहा है। और ये लोग जानते भी क्या है, मतलब बस हिंदुत्व के पापड़ बेलने आ जाते हैं, मुसलमान के पापड़ बेलने आ जाते हैं ये सब यहाँ पे। मैं 10 से 12 साल तक मैंने जिनके साथ काम किया है वो LGBT कम्युनिटी के मेकअप आर्टिस्ट हैं जो मेरे साथ रह चुके हैं। मुझे तरस आता है उन पे, क्योंकि वो, मैं आपको एक छोटी सी जल्दी से कहानी बताऊंगी। 5वीं स्टैंडर्ड में थे मेरे एक मेकअप आर्टिस्ट, उनको लड़कियों के साथ ही खेलना बहुत अच्छा लगता था। लड़के थे वो, उनकी चोटियां पकड़ी, उनको बाल बढ़ाने अच्छे लगते थे, उनकी चोटियां पकड़ी गई, इतनी बुरी तरह से काट दिया गया। उसको स्कर्ट पहनना अच्छा लगता था, मार मार के 6 से 10 दिन उनको अंदर रख दिया गया। तो आप बोलना चाहेंगे 5 साल का बच्चा पोवर्ट है, 5 साल का बच्चा गलत सेक्स करने जा रहा है, क्योंकि वो जन्मित वैसा है। देयर इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर सिचुएशन फॉर अ गे टू बी बॉर्न एज अ गे। ये कोई शौक नहीं है या ये कोई गंदी सी आदत नहीं है, ये कोई गंदी सी आदत नहीं है। दिस इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस एंड इट हैज टू बी रिस्पेक्टेड। जी, जैसे मुझे लौकी खाना मुझे लौकी खाना पसंद नहीं है, आप मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आपके धर्म में कहा गया है कि नहीं साहब लौकी सबको खानी पड़ेगी। ये इसी तरह से कुछ लोगों की कुछ आदतें हैं, कुछ प्रेफरेंसेस हैं। मैं आऊंगा साहब, आप लोग हाथ उठा रहे हैं, कुछ देर में लौटूंगा, अभी ओपनिंग हो जाने दीजिए। मैं ऐश्वर्या भाटी के पास चलूं, उससे पहले जरा हम देख लें कि हमने कुछ जनता की राय ली है, वो क्या कहते हैं इस पर। इट्स अ वेरी गुड मूव। एवरी इंडिविजुअल को अपना राइट होता है टू डू, आई मीन चूज व्हाट हाउ दे वांट टू लिव देयर लाइफ। सो आई थिंक इट इज दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। हर एक को एक हक बनता है खुद की लाइफ जीने का। तो अगर कुछ मूव हुआ है एंड विच इज़ मतलब जो किसी के अच्छे के लिए है, जो करना चाहता है उस हिसाब से, और वो सोसाइटी को कहीं पे हैरेस नहीं हो रहा है, तो अच्छा मूवमेंट है। LGBT कम्युनिटी को निग्लेक्शन अभी आगे से फेस नहीं करना पड़ेगा और समाज में उन्हें थोड़ा प्रेफरेंस भी मिलेगा। समलैंगिकता सही मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को।
कि लड़की और लड़की या लड़के और लड़के में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं वो मुझे सही नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इस लॉ से लोगों की सोच बदलेगी, लोगों की सोच सुधरेगी और LGBT की तरफ वो ज़्यादा सही से उनको रखेंगे। इट वॉज नीडेड एट सम पॉइंट ऑफ अ टाइम बिकॉज हम हर एक को उनकी चॉइसेस उनकी लाइफ के बेसिस में कब तक डिस्क्रिमिनेट करते रहेंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि इंडिया डेवलप हो रहा है तो लोगों को भी साथ साथ उनकी थिंकिंग भी डेवलप होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही फैसला है ये, क्योंकि अगर हम वैसे नहीं हैं या जो भी, बट उन लोगों को हमें कोई अधिकार नहीं है, हमें कोई हक नहीं है कि हम उन्हें कुछ भी बोलें। जी, तो आपने देखा क्या है पब्लिक का मूड। कुछ लोग हैं जिनको नहीं अच्छा लगता है, वो कह रहे हैं मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनका कहना है कि जो जैसे जीना चाहता है उसे वैसे जीने का हक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया है, उस फैसले की शुरुआत उन्होंने की है, प्रार्थना की है LGBTQ कम्युनिटी से। कहा है कि इतिहास को माफ़ करें, जिस तरह से उनके साथ अत्याचार हुआ है उसके लिए इतिहास को माफ़ करना चाहिए इस समुदाय को। ऐश्वर्या भाटी, आप सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, आप अब इसके आगे का रास्ता कैसे देख रही हैं? क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है सुनहरे अक्षरों में लिखा गया गोल्डन डे है, अजय गौतम जी, इलियास शरफुद्दीन साहब ब्लैक डे बता रहे हैं, लेकिन इस कम्युनिटी के तौर पर अगर आप लीगल पोजीशन देखें, जो आकाश अग्रवाल ने कहा कि हमको कम से कम अब इस मैदान में आने का रास्ता खुल गया, अब हम बराबर की लड़ाई लड़ सकते हैं। कोई LGBTQ हैरेस किया जा रहा है तो अब जाके पुलिस में शिकायत कर सकता है कि मेरे खिलाफ ये हैरेसमेंट हो रहा है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्या लड़ाई यहाँ खत्म हो गई है या लड़ाई दरअसल अब शुरू हुई है? देखिए आलोक जी, आज के जजमेंट को पहले किस तरह से समझा जाना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे लग रहा है, हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि आप समलैंगिकता में विश्वास करें आप इस जजमेंट को वेलकम करने के लिए। आज का ये जो जजमेंट है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डोर खोलता है कि इस रिलेशनशिप को अभी तक क्रिमिनल माना जाता था, एक क्राइम मान के, और इंडियन पीनल कोड में 10 साल तक की सजा के लिए पनिशेबल माना जाता था ऐसी रिलेशनशिप को। वो उसका जो क्रिमिनल होने का कलंक है वो पूरी तरह हट गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने जजमेंट में एक बात और कही है कि ये पहला स्टेप है और इसके आगे कई स्टेप्स होने होंगे ताकि ये कम्युनिटी पूरी तरह इंटीग्रेट हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से डिक्रिमिनलाइज हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन खाली उसकी वजह से ये समाज में पूरी तरह एक्सेप्ट हो जाएगा ये भी मानना सही नहीं होगा, क्योंकि कानून भी बन जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी आ जाते हैं। अगर समाज उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करता तो वो एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होगी। जस्टिस नारिमान के जजमेंट में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने जो कंपेयर की कि मोरालिटी और लीगैलिटी दो अलग अलग चीजें हैं। अगर हम किसी चीज को रिलीजन के हिसाब से सिन माने या इमोरल माने तो उसकी सजा स्टेट के बनाए हुए कोर्ट्स में नहीं होती है, उसकी सजा कहीं और होती है। तो सिन और मोरालिटी रिलीजन के हिसाब से अलग है और क्राइम एक अलग चीज है। क्राइम का कोनोटेशन ही बिल्कुल ही अलग। जी आप बात पूरी करें। तो अभी अभी लंबी लड़ाई है, ये अभी एक फर्स्ट स्टेप है डिक्रिमिनलाइज होना। अब आगे किस तरह से समाज इसको देखता है और उसको हैंड इन हैंड रखते हुए किस तरह के और सिविल राइट्स या और राइट्स इस कम्युनिटी को मिल सकते हैं, वो आगे देखने वाली बात है। जी लक्ष्मी त्रिपाठी जी, आप ये 3 चीज़ें अभी जिक्र की, मौलाना शरफुद्दीन साहब ने मनुस्मृति का जिक्र किया, कुरान का भी जिक्र किया, बाइबल का भी जिक्र किया, और अभी ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि पाप में और अपराध में फ़र्क होता है। धर्म में इसे पाप कहा गया है, इसी को दिखाकर इसकी रोशनी में मौलाना कहते हैं कि ये अपराध भी होना चाहिए और धर्म में उस पर सजा का प्रावधान भी है। जी देखिए, मनुस्मृति जहाँ तक मैं जानती हूँ ये सज़ा थी कि मध्य रात को उठ के ठंडे पानी से स्नान करना, मनुस्मृति में यही दंड है। और ये जो CDC का जो पुराना और उसके बाद जितने हुए वो 90s का रिपोर्ट बता रहे हैं। अब रीसेंट रिपोर्ट्स क्यों नहीं बता रहे? WHO और दूसरे जितने साइंस जर्नल हैं, आप उनको बोलिए कि अपडेट करें, किसी चिल्लाने से कोई नहीं। और ये क्या, ये खुदा और खुदा के बंदे के बीच के कुछ हैं क्या? अगर इस्लाम में भी है जो दंड देगा व्यक्ति, वो जो हिसाब होगा वो कब्र में होगा, मुनकर नकीर करेंगे।
ये मौलाना तो तय नहीं कर सकते ना किसी के गुनाह। क्या पता कौन सी एक अच्छाई, वो भी इस्लाम में कहा गया है, कौन सी एक अच्छाई वो अल्लाह को, वो रसूल को पसंद आ जाएगी कि सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो ये सबको गुनहगार बोलने वाले ये कौन होते हैं? और मेरी गुनाह गिनने वाले, ये भी कहा गया है कि अगर कोई किसी की गुनाह गिनता है तो आधा गुनाह उस व्यक्ति का, वो जो गिन रहा है उसको चला जाता है। अब इतनी सारी बातें हैं और आप ये सब साइंस वगैरह लेके आके क्या करेंगे? जब इंसान ही नहीं है, इंसान के वजूद को ही तुम ख़त्म कर रहे हो, तो धर्म कहाँ रह गया? अगर मनुष्य रहेगा तभी तो धर्म रहेगा। और मनुष्य और जो धर्म है वो धर्म कैन नॉट बी दिस। सनातन धर्म में एक स्तर का नहीं है, वो बदलाव लाया है, बहुत चीज़ें बदली हैं जी। धर्म वही है जो मनुष्य को मनुष्य समझे। जी इलियास शरफुद्दीन साहब साइंस का हवाला दे रहे हैं हमारे। जी मैं और कहना चाहती हूँ। अच्छा आप पूरा कर लिए, चलिए पूरा करने नहीं, एक बार शरफुद्दीन साहब एक बार पूरा करने दें। मेरी बात एक बार लक्ष्मी त्रिपाठी बात पूरी कर लें, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। मानव अधिकार के लिए। हाँ दूसरी बात मैंने कह दी, मेरी बात पूरी कर लेने आप बात पूरी करें। लक्ष्मी जी आप बात पूरी कर लें, मैं उसके बाद उनके पास जाऊँगा। देखिए नहीं ऐसा नहीं देखिए एक बात, मैं आ रहा हूँ इलियास साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बार उनको उनकी बात खत्म कर लेने दीजिए, वो कुछ और कह रही हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। इलियास शरफुद्दीन साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सब्र कीजिए, मैं आ रहा हूँ आपको। ये बात समझनी चाहिए इलियास साहब को ये समझना चाहिए कि काली कमली वाले ने, हुजूर ने ये कहा है कि वो पूरी उम्मत को बख्शवाएंगे। सुनिए एक बात, मेरी बात खत्म। Shall I go or shall I complete my work? नहीं आप बात पूरी कर लीजिए, देखिए नहीं अरे इलियास साहब बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप जवाब देने का मौका पाएंगे। अभी आपकी आवाज भी नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। पूरी सोसाइटी की खबर। अरे इलियास साहब आपकी आवाज आएगी नहीं तो फायदा क्या होगा? आप उनके बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आपकी पूरी बात सुन लेंगे। लक्ष्मी जी बात खत्म करिए। देखिए जब रसूल ने ये वादा किया है कि पूरी उम्मत को बख्शवाएंगे और कयामत के रोज सबका फैसला होगा, तो ये कौन होते कुछ कहने वाले? और अगर ये साइंस का हवाला दे रहे हैं, HIV एड्स का हवाला दे रहे हैं, मैं ट्रांसजेंडर रिसोर्स नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी की टेक्निकल रिसोर्स ग्रुप की मैं को चेयर हूँ और मैं पूरी दुनिया में HIV के लिए काम करी हूँ और सभी जानते हैं। और ये बातें सब व्यर्थ हैं। हकीकत क्या है ये इन्हें सोचना चाहिए। और किसी के अगर कोई भी हो, चाहे वो समलिंगिक हो या कोई भी हो, मर्द औरत, और अगर वो अनसेफ सेक्स करेंगे सबको HIV होगी। आप किसी समाज को अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो ये भी कानूनन गुनाह है कि एक समाज को ये बहिष्कृत कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं कि ये कोई डिजीज फैलाता है ये समाज। देखिए, और कोई किसी को होमोसेक्सुअल नहीं बनाता। नहीं, आप अपनी हरकत को सुधारे, आप इन बच्चों को गले से लगाए। आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं? आप क्या खुदाई दावा पेश कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं ये सब? आपको समझना चाहिए। आपका कलेजा क्या, आप कोई भी व्यक्ति इस समाज में अरे मैं दोनों तरफ से समझा रही हूँ। अरे आप तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, आप समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अयाशियां ना अयाशियां। नहीं आप एक सेकंड में, ये बात सही है कि कंफ्यूजन हो रहा है। इलियास साहब आप इसमें अयाशियां ले आए, अनसेफ सेक्स ले आए, वो जो कुछ चीजें बीमारी फैलने की कुछ वजह हैं, वो वजह हर जगह हो सकती हैं। उसमें सेम सेक्स होना क्यों जरूरी है एड्स फैलने के लिए? अनसेफ सेक्स किसी भी तरह का हो, उससे एड्स फैल सकता है, बीमारी फैल सकती है। अय्याशी पर कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साहब अय्याशी की इजाजत दे दीजिए मुझे जी। ये देखिए, एड्स फैलना एक अलग बात है, एड्स शुरू करना एक अलग बात है। होमोसेक्सुअल्स ने एड्स शुरू किया सोसाइटी में। दूसरा ये आप पता नहीं, ये आप कहाँ की जांच लाए हैं? ये नहीं, ये बीवियों के साथ रहता है तो आप लोग पहले साइंटिफिकली थोड़ा रिसर्च कर लीजिए।
ऐसे ही लोगों के वजह शर्म से, की बात है, ऐसे ही लोगों के वजह 2018 से में हम समाज ये बात बचता है। आप मॉडर्न ऐसे ही साइंस नहीं लोगों के पढ़े, वजह आप से- धर्म नहीं पढ़े, इसीलिए आप ये रास्ते पे चले जा रहे हैं। हाँ, हमें कोई पढ़ो, अकल ही नहीं, पढ़ो, हमने जीवन आप जिया पढ़ो, नहीं। आप पढ़ो, आपको जरूरत है। आप पढ़िए जरा, मॉडर्न साइंस पढ़िए, धर्म पढ़िए। हमारे जजेस ने भी एक बार नहीं, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। आप सरफुद्दीन साहब, आप कौन सी चीज पढ़ाना चाहते हैं? आप कह रहे हैं मॉडर्न साइंस भी पढ़ लो, साथ में आप कह रहे हैं कुरान शरीफ भी पढ़ लो, आप मनुस्मृति भी पढ़वा रहे हैं। आप भारत का संविधान क्यों नहीं पढ़ते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं पढ़ते हैं? अजय गौतम साहब, मैं अब अजय गौतम के पास जाता हूं। अजय गौतम तो आपके साथ हैं। मैं अजय गौतम जी की बात कर, अजय गौतम साहब, ये जो बात अभी लक्ष्मी त्रिपाठी ने कही कि हर धर्म में जाकर, बस इंसानियत के कुछ पढ़ने नहीं पड़े। हाँ, धर्म में जो व्यवस्थाएं हैं, क्या धर्म इंसानों के लिए है या इंसान धर्म के लिए हैं? ये धर्म में कहाँ कहा गया है कि आपके और अभी अमीश त्रिपाठी लेखक हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि हजारों साल पुरानी हमारी परंपरा है जिसमें इसको इजाजत थी, इसको सहज भाव से लिया जाता था। ये अंग्रेजों ने एक कानून बनाया जिसको लेकर, परंपरा है सर, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया। सर बताइए ना, बताइए तो सही कौन सी परंपरा है। अभी यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए। एक ये कहा गया भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप, और दूसरा कहा गया शिखंडी। जहां तक शिखंडी की बात है, शिखंडी का मतलब शारीरिक विकार से था, वहां होमोसेक्सुअलिटी का कोई जिक्र नहीं है। दूसरा कहा जाता है भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप, उसके लिए शिव अष्टकम में आता है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीशम चिदाकाश वाकाश वासम भजे हम। कारण बहुत स्पष्ट है। अर्धनारीश्वर का मतलब यह है कि जैसा जितना मैं हूं उतने ही आप हो, वहां किसी भी तरीके के इस शारीरिक विकार का, मानसिक विकार का जिक्र नहीं है। आयुर्वेद आप पढ़ लीजिए, आयुर्वेद के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है जो होमोसेक्सुअलिटी है ये न्यूरोट्रांसमीटर में डिसऑर्डर होने के कारण इसको मानसिक उन्माद की जो श्रेणी है उसके अंदर रखा गया। उन्होंने कहा है कि इसका लिए प्रॉपर इलाज होता है और ये एक मेंटल इलनेस है। मानसिक ये कोई अरे भैया, अच्छा मैं रुक जाइए। आकाश जी, बात खत्म कर लूं, आप बोल लीजिएगा। आकाश जी प्लीज, नहीं बोल रहा। आकाश जी आने दीजिए, बात खत्म कर लूं, अभी मैं आऊंगा। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं लौट के आऊंगा। आप सबको मौका मिलेगा, आप चिंता ना करें। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सवाल यही है, बात की चर्चा इस पे ही होनी है कि क्या इस फैसले के बाद LGBTQ समुदाय के प्रति बदल जाएगा समाज का नजरिया। देखते रहिए आवाज अड्डा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आवाज अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समलैंगिकों के प्रति या LGBTQ समुदाय के प्रति लोगों का नजरिया बदलेगा? ये सवाल हमने आपसे पूछा है। अभी कुछ वक्त बाकी है, आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर जवाब दे सकते हैं। आपका जवाब शो के अंत में हम दिखाएंगे। और यही सवाल मैं आगे लेके चल रहा हूं। अजय गौतम जी अपनी बात पूरी कर रहे थे। अजय जी, इसी सवाल का जवाब दीजिए, क्या इससे समाज का नजरिया बदलेगा? क्योंकि एक आपके विचार हैं और आप अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करेंगे, उसमें भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप इसके खिलाफ माहौल बनाएं, लेकिन क्या समाज का नजरिया बदलेगा? क्या इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना अब आपके लिए मुश्किल होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर ना पहले LGBTQ की कोई जगह थी, ना आज है, ना कल भविष्य के अंदर होगी। और अगर किसी को लगता है कि कानून के हथौड़े का इस्तेमाल करके वो अगर किसी भी चीज़ को बदल सकता है तो नामुमकिन है। 1984 और 85 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गंगा साफ हो जानी चाहिए, 34 साल बाद भी नहीं हुई। NGT के बहुत सारे ऑर्डर है जिसको आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। 2014 की सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स, जिसकी साइटेशन है 2014 टू HCC पेज 1। ऐश्वर्या भाटी जी बैठी है यहाँ, पूछ लीजिए कि कितनी उस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन आज तक हो पाई है। तो जजमेंट को डिलीवर करना एक बात है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना दूसरी बात है। इनकी कोई मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जगह नहीं है। मुझे लक्ष्मी त्रिपाठी जी से कोई ना घृणा है, ना द्वेष है, ना को है, लेकिन जिस पाप को ये आगे बढ़ा रही है, शास्त्र कहता है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इसलिए लक्ष्मी त्रिपाठी जी से मुझे कोई घृणा नहीं है, लेकिन जिस कृत्य को, जिस पाप को ये लेके समाज को कलंकित और दूषित कर रही है, उससे जरूर मुझे समस्या है। जी, ऐश्वर्या भाटी जी,
ये बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पर ले आए हैं अजय गौतम, और मैं बहुत इनसे उम्मीद भी कर रहा हूं, क्योंकि ये वकील हैं खुद। इनका कहना है कानून के हथौड़े से अगर लगता है कि समाज में स्वीकृति हो जाएगी तो नहीं हो पाएगी। और इसके साथ मुझे अब एक दूसरी ध्वनि आ रही है, जब अब मन में एक इमेज बन रही है कि समाज में जब जिस तरह अभी गौ रक्षा के नाम पर लोगों को पीटा जाता है, इस तरह अभी LGBTQ में हमने पीछे देखे हैं ऐसे किस्से कि साहब जो गिरफ्तारियां हुई हैं कि बेडरूम के अंदर लोग गिरफ्तार कर लिए गए। अभी अगर लोग मारना पीटना शुरू कर देंगे तो कैसे कंट्रोल होगा? और क्या वो आपको ऐसा डर नहीं लग रहा है कि अचानक एक तरह का रिटेलिएशन भी हो सकता है? क्योंकि इस समाज में अचानक उत्साह आ गया है, लोग बाहर निकलेंगे, जश्न मनाएंगे, गे परेड होती थी, बहुत हिम्मत के साथ लोग करते थे, अब शायद वो बढ़े और साथ में उस पर रिएक्शन भी बढ़ेगा। देखिए आलोक जी, ये तो बात सही है कि जिस समय में हम रह रहे हैं ये काफ़ी वॉलेटाइल टाइम है, जिसमें हम मतलब पेशेंस नहीं है। दिस इज़ अ टाइम ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी एंड 2 मिनट्स नूडल्स। तो पेशेंस नहीं है, इंस्टीट्यूशंस में कहीं ना कहीं विश्वास कम हो रहा है, लोग चीज़ों को अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। ये जनरेशन की बात है, ये खाली हिंदुस्तान की भी बात नहीं है इसको अगर देखा जाए, पर ये एक अलग ही बहुत बड़ी डिबेट है। इस बात को इस तरह समझिए आज की कोई चीज़ अगर कानून का सैंक्शन है, अगर लॉ किसी चीज को क्रिमिनल बनाता है तो उसका इम्पैक्ट एक अलग ही होता है। जिस रिलेशनशिप में से क्रिमिनलाइजेशन खत्म हो गया तो अब उस रिलेशनशिप को कोई भी स्टिग्मा नहीं लग सकता, कोई उसको गलत तरीके से नहीं देखा जा सकता। देखिए ये अलग डिबेट है कि ये रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज होगी कि नहीं होगी, पर मुझे नहीं लगता बहुत लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जितने लोग आज इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि इसको क्रिमिनलाइज होना गलत बात थी। देखिए रिकॉग्नाइज होना एक अलग एस्पेक्ट है, क्रिमिनलाइज होना एक अलग एस्पेक्ट है। और आफ्टर ऑल अगर शादी की बात करें, हम रिलीजन की बात करें, तो हर चीज को जो चेंज आया है वो तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। शादियों में भी बहुत चेंज आया है। हिंदू शादी को माना जाता था कि कभी टूट नहीं सकती, लेकिन वो उस पर आया कि और मुस्लिम लॉज में भी बहुत चेंज आया। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी भी एक बड़ी मिराज बन के रह गया जो अभी भी अवेलेबल नहीं है। और साथ ही साथ जो आप बार बार एक बात और कह रहे हैं आलोक जी कि 157 ईयर्स पुराना कानून, तो इंडियन पीनल कोड तो पूरा ही मैकॉले का बनाया हुआ 1860 का कानून है, और वो ऐसा नहीं कि पूरा ही कोई विक्टोरियन एरा का कानून है और पूरा हटा देना चाहिए। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन। लेकिन जैसे ये 377 का एक एस्पेक्ट हटा है, आज भी बेस्टियलिटी क्रिमिनल ही मानी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। खाली जो सेम सेक्स की रिलेशनशिप है और जो कंसेंटिंग रिलेशनशिप है वो क्रिमिनलाइज नहीं होगी। साथ ही साथ अगले कुछ दिनों में एडल्ट्री पे भी जजमेंट आने वाला है, वो भी हमें लगता है कि हमारी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि वो भी एडल्ट्री जो एक वॉप्ड कंसेप्ट है वो भी हटेगा। लेकिन ये नहीं है कि सारे 156 ईयर्स पुराने जो कानून है वो सब हट जाएं। रिकॉग्निशन होना एक लंबी लड़ाई है, एक लंबा मूवमेंट है। किस तरह समाज उसको रिएक्ट करता है, क्या इस नए सिचुएशन के चैलेंजेस होंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, ये सब देखने वाली बात है। पर आई हैव नो डाउट इन माय माइंड कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत आदर है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, वो भी यूनानिमसली जजमेंट दिया है, तो हम कानून के दायरे में रह के उसका पूरा सम्मान करेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। जी संजना गलरानी, आपको क्या लगता है ये कितना आसान होगा समाज में स्वीकृति पाना? जैसे दो धर्मों की शादी अपराध नहीं है, लेकिन अपने परिवारों के बीच, अपने समाज के बीच जब आदमी किसी दूसरे धर्म में शादी कर लेता है, अब काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि शायद स्वीकार हो गया हो, लेकिन वो जो लोग करते हैं वही जानते हैं या उनके परिवार वाले कि उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। कोई माँ बाप ये बताएं अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों को या अपने आस पड़ोस में कि मेरा बच्चा जो है वो, या मेरी बेटी या मेरा बेटा, वो सेम सेक्स उसका प्रेफरेंस है, ये आपको कितना स्वाभाविक लग रहा है और कितनी जल्दी लोग बताएंगे? कर रहे हैं लोग। मुंबई में एक महिला ने अपने बेटे की सेम सेक्स मैरिज के लिए पिटीशन फाइल किया। ये बहुत मैं समझता हूँ कि एक माँ के तौर पे बहुत हिम्मत का काम था, लेकिन कितने लोग कर पाएंगे, खास तौर पे जिस समाज में हम रह रहे हैं, जैसे माहौल में हम रह रहे हैं उसमें? देखिए, माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। उसका बच्चा चाहे पुरुष हो, चाहे लड़की हो, या चाहे LGBT कम्युनिटी का एक बच्चा ही पैदा हुआ हो,
और माँ एक बच्चे को उठा के तो फेंक नहीं देगी कहीं सड़क पे कि जा तू ऐसे पैदा हुआ है। बट काफ़ी परिवार मैं ऐसे भी जानती हूँ जहाँ पे उनको फेंक दिया गया है, उनको भेज दिया गया। बैंगलोर से काफ़ी मणिपुरी ऐसे आते हैं जो LGBT कम्युनिटी के हैं और फिर मुझे बैठ के किस्से सुनाते हैं। मेरे घर में जब पता चला कि मेरा बिहेवियर कुछ ऐसा है कि मैं LGBT जैसा हूँ, या है ना उनकी भाषा में उनको गे या है ना और भी कई बदतर वर्ड से बुलाया जाता है, तो फिर उनको पटक पटक के मार के फेंक दिया गया घर के बाहर, आप चले जाइए घर से दूर। और शर्मिंदगी हुई। और जब वो यहाँ पे आए बैंगलोर में और जब वो बहुत ही बड़े एक मेकअप आर्टिस्ट बन गए, उनकी एक दिन की कमाई कुछ 20,000 या 30,000 रुपए हो गई। जब वो टैक्स भरना शुरू कर दिया उन्होंने, तो घर में सब बोलते ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरा बच्चा है। तो इनको बहुत ही सारी निजी लाइफ में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत ही दुख फेस करना पड़ता है, बहुत ही दर्द फेस करना पड़ता है। चलो आज इनको रिकॉग्निशन तो मिला, और ये पूरी फाइट एक रिलीजन की फाइट नहीं है, ये पूरी फाइट एक पॉलिटिकल की फाइट नहीं है। ये कोई है ना, इट्स नॉट लाइक हाउ काउ स्लॉटर का एक पॉलिटिकल पूरा मसला बना दिया गया था कि काउ स्लॉटर अलाउ करो नहीं करो, बीजेपी कांग्रेस। बट हर एक चीज़ में हमारे देश में रिलीजन को एक बिजनेस बना दिया गया है। काफ़ी लोग जो है रिलीजन को बिजनेस बना के परंपराएं संस्कृति को बेचने लगते हैं, और ये पापड़ बेलते हैं, खुद के पापड़ सेकते हैं ताकि इनको वोट मिल जाए। और इस पूरे दलदले में, इस पूरे मसले में, इस पूरे मसले कई हैं, पैनल में भी कई हैं, नहीं अपने खुद के पापड़ सेकने आ जाते हैं, क्योंकि उनका धंधा तो यही है कि हम इनको अपोज करेंगे, उनको अपोज करेंगे। ये सिर्फ इंसानियत की एक लड़ाई है, ये इंसानियत की एक लड़ाई है, और आज इंसानियत की जीत हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। जबकि हम एक गली के कुत्ते को भी बोलते नहीं, गली का कुत्ता या कोई भी गली का एक जानवर होता है, उस जानवर को भी आप इज्जत दीजिए, जानवर के लिए भी इज्जत दे दीजिए। तो ये LGBT कम्युनिटी वाले तो इंसान है, शर्म कीजिए जो इनको सपोर्ट नहीं करते। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पे जिनके दिल में इंसानियत की कोई जगह नहीं है। शर्म करिए। सबसे पहला पाठ इस्लाम या उर्दू या क्राइस्ट, उनसे पहले सबसे पहला पाठ सीखना चाहिए इंसान को, इंसानियत का। इंसानियत क्या होती है, मुझे आप जैसे लोगों से नहीं सुननी चाहिए कि है ना मुझे शर्म करनी चाहिए। एक कल्चर के भूत से मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, एक कल्चर के भूत से मुझे सुनने की जरूरत नहीं है कि मुझे शर्म आनी चाहिए। ये आज इंसानियत की जीत हो चुकी है, आप लोग हार चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट LGBT कम्युनिटी को हमारे जैसे एक्टिविस्ट के साथ जिता चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हम आज जीत गए हैं। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं बदलने वाला। मुझे आप पे तरस आ रहा है दोनों पर, मौला जी और अजय जी, मुझे बहुत ही तरस आ रहा है आप लोगों पे, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने आज हार चुके हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के सामने हार चुके हैं, पूरे हिंदुस्तान के सामने हार चुके हैं। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ जो LGBT कम्युनिटी का दर्द बहुत ही अच्छी तरह से समझती हूँ, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है। 10-10, 12-12 साल बिताए मैंने LGBT कम्युनिटी वालों के साथ। और अजय जी और मौला जी, मुझे आपकी इस हालत पे तरस आता है। आप हार चुके हैं, आप प्लीज सबके सामने सॉरी पूछ लीजिए। आप हार चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने आप हार चुके हैं। LGBT कम्युनिटी वालों को उनका हक मिल गया है। हमारे जैसे एक्टिविस्ट जो एक समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, हम भी आज जीत गए हैं। बहुत अच्छी नींद आने वाली है मुझे आज रात को, क्योंकि आज इंसानियत की जीत हुई है, हैवानियत की नहीं। और आप हैवानों जैसे चिल्लाने से आप सही नहीं होंगे। अच्छा ठीक है संजना, मैं अब आपको आज चैन की नींद आएगी आप कह रही हैं, मुझे लेकिन नहीं लगता है कि इतना अभी चैन की नींद सोने का वक्त आ गया है। चैन की नींद इतनी जल्दी इतनी आसानी से आ जाएगी ऐसी संभावना मुझे नहीं दिखती है। आकाश अग्रवाल, मैं अभी शरफुद्दीन साहब आपके पास आऊंगा। आकाश बहुत देर से चुप हैं, एक बार मैं आकाश की बात सुन लूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। आकाश अग्रवाल, देखिए, अगर आप किसी समाज को धार्मिक नज़रिए से देखेंगे और ह्यूमैनिटी की अप्रोच नहीं होगी उस समाज में, और उस समाज में कानून का अधिकार का समय या उसकी वक्त उसका मतलब उसको अगर अहमियत नहीं देंगे, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप अगर आज रात को 9 बजे भी बैठकर कह रहे हैं कि द सेक्रेड जजमेंट, इतना पायस जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको भी आप मानने को तैयार नहीं है, तो आप
आप मतलब मैं तो पूर्ण तरीके से भारतीय हूं और भारतीय नागरिक हूं, पर आप कहीं ना कहीं संविधान की इज्जत ना करते हुए भारतीयता की इज्जत नहीं कर रहे हैं। ये जो मसला चल रहा है, ये बड़ा ही अजीब मसला है कि आप हर चीज में धार्मिक एंगल ले आते हैं। जिस तरीके से आपको सूट करता है, आप हिंदू मुस्लिम का धार्मिक एंगल लेके आज एक हो गए हैं, कल आप दोनों अलग लड़ लेंगे किसी और चैनल पे। हम यहाँ चैनल पे लड़ने और बात करने नहीं आए हैं, हम यहाँ इंसानियत की बात करने आए हैं। और आप ये भूलिए मत, हम वही लोग हैं और हम लोग वही लोग हैं जो असीफा के लिए भी खड़े हुए थे और ज्योति सिंह के लिए सर्दी के जाड़े में 16 दिसंबर को भी लड़े थे। तो हम इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, हम पहचान के लिए लड़ रहे हैं और हम धार्मिक तौर के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जी शरफुद्दीन साहब, एक सवाल का जवाब तो दीजिए। क्या मजहब में ऐसा नहीं कहा गया है, जैसा लक्ष्मी त्रिपाठी ने कहा था, कि क्या ये नहीं कहा गया कि हिसाब होगा, हिसाब के दिन आपका एक कोई सबाब का काम ऐसा हो सकता है जिस पर जो आपके सारे गुनाह पे भारी पड़ जाए। अगर आपकी नज़र में गुनाह भी है तो क्या गुनाह की सज़ा मौत ही है, और वो मौत की सज़ा आप देंगे या कयामत के दिन तय होगी? आलोक, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं एक मासूम को मारना पूरे इंसानों को मारने के बराबर है। कोई शराब पीकर अपने फायदे के लिए, अपने मजे के लिए अगर ड्राइविंग में किसी को मार देता है तो उसकी मौत की सजा उसको मिलनी चाहिए। ये बात कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं। तो एक मासूम को मारना पूरे इंसानों को मारने का गुनाह है। होमोसेक्सुअलिटी से एड्स आया, एड्स से लाखों करोड़ों इंसान मर रहे हैं। तो हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जिससे पूरी इंसानियत खतरे में पड़ रही। आप लोग हैवानों की मिसाल दे रहे हैं, जानवरों के अंदर ये चलता है। क्या जानवरों के रास्ते पे जाके आप जानवर बनना चाह रहे हैं? तीसरी बात, आसिफा के लिए खड़े नहीं, हुए, जानवर की मिसाल यहाँ किसने दी है? के लिए खड़े हो, जानवर की मिसाल शरफुद्दीन साहब, जानवर की मिसाल यहाँ किसने दी? कहती है होमोसेक्सुअलिटी से एड्स फैलता है बहुत तेजी से। आप इससे दूर रहिए, आप इंसानियत की बात मत करिए। ये अमल से हैवानियत जाहिर हो रही है। जुनाइल विक्टिम का नाम मतलब बुक हो जाओगे। जुनाइल विक्टिम का नाम। शरफुद्दीन साहब ये बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अजय गौतम वकील हैं, उन्होंने आपको सही जगह पे टोक दिया है। जुनाइल विक्टिम का नाम मत लीजिए, आप भी जाएंगे साथ में मुझे भी ले जाएंगे। किसी भी जुवेनाइल विक्टिम का नाम हमको नहीं लेना चाहिए। लोग साहब बात आपके दूसरे पैनल नहीं, ठीक है, उनको भी सब, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, जो भी नाम ले रहे हैं उन पर, उन सब पे लागू हो रहा है कि वो नाम हमें नहीं लेना चाहिए, हम सबको नहीं लेना चाहिए। वो सही पॉइंट उन्होंने कोट कर दिया है, कोई गलत बात नहीं की। कि थोड़े मजे के लिए पूरे इंसानों को खतरे में मत डालिए। पप्पा 1 पप्पा 2 तो रहेंगे, मम्मी घर में नहीं रहेगी, बच्चे परेशान हो जाएंगे। सवाल सिर्फ ये है, ये संजना जी गौतम ने समाज को बर्बाद करने की सुपारी क्यों ले रखी है? नहीं, संजना ने समाज को बर्बाद करने की सुपारी ले रखी है, ये आप आज की तारीख में कह रहे हैं, जब सुबह सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सुना चुका है कि अब ये होमोसेक्सुअलिटी अपराध नहीं रह गई है। सर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा रिलीजन क्या है। सर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा आलोक जी रिलीजन क्या है, या हमारे शंकराचार्य डिसाइड करेंगे? क्या रिलीजन धर्माचार्य डिसाइड, क्या रिलीजन डिसाइड करेगा कि भारत में लोग कैसे रहेंगे, या भारत का संविधान और भारत का कानून डिसाइड करेगा? भारत के संविधान आप उन्हें, आपको पूरा हक है, आपको पूरा हक है, अगर आप उस धर्म के ठेकेदार हैं, कि उन इंसानों को धर्म से बाहर कर दें। लेकिन भारत के कानून में उनको जो अधिकार मिले हैं वो तो रिलीजन उनसे नहीं ले सकता है, या ले सकता है? सर अधिकार किस चीज का है? अधिकार है इक्वल सर अधिकार किस चीज का है? अधिकार है इलेक्शन लड़ने का अधिकार सुरक्षित है, वोट डालने का अधिकार सुरक्षित है, प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार सुरक्षित है, सारे तो अधिकार है इनके पास। अरे अधिकार नहीं है, जिंदा रहने का अधिकार है, इज्जत के साथ जीने का अधिकार है, इंसान की तरह उनको ट्रीट किया जाए ये अधिकार है, इंसान को इंसान समझा जाए, इतने ही तो। बहुत सही आपने आलोक जी आपने बिल्कुल सही कहा। इज्जत यानी डिग्निटी यानी मॉडेस्टी। अब मुझे बता दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पेज में मॉडेस्टी और डिग्निटी वर्ड डिफाइन है, ये बता दीजिए सर, बस इतना। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में डिग्निटी और मॉडेस्टी की डेफिनेशन दे रखी है आलोक जी? मैं और आपके साथ जो मेरे फेलो पैनलिस्ट है कोई भी बता दे। अच्छा, आप धर्म से चर्चा शुरू करेंगे, धर्म की बात करेंगे और फिर कहेंगे मॉडेस्टी और डिग्निटी की परिभाषा मुझे संविधान से लाके दीजिए। ऐश्वर्या भाटी, इस सवाल का जवाब आप ही देंगी।
जी हाँ, मैं देती हूँ आलोक जी कि आर्टिकल 21 अजय जी को ध्यान होगा कि उसका जो है तो सिंगल लाइन आर्टिकल कि नो पर्सन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, लेकिन उस राइट टू लाइफ को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में बहुत एक्सपैंड करके ये कहा है कि राइट टू लिव विद डिग्निटी. That is what right to life is. It is not a mere existence. It is not a mere vegetative or a animal existence. It is the right to live with as a human being with all the dignity of a human being. तो आर्टिकल 21 में बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड है और आज के जजमेंट में भी आर्टिकल 21 के ऊपर बहुत सारा एक्सपेंशन है. जी, मुझे थोड़ा हैरत हुई, लेकिन अजय गौतम जी आपसे सुनकर कि आप डिग्निटी वर्ड की डेफिनेशन तो बता दीजिए. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं तो ये डेफिनेशन आपसे चाहता हूं. गौतम साहब, आप जैसे विद्वान से मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था. मैं आपसे चाहता हूं डिग्निटी और मोडेस्टी की डेफिनेशन आप बताएं. सर डिग्निटी वर्ड देखना है ना तो रामायण पढ़ लीजिए. डिग्निटी क्या थी? डिग्निटी वर्ड की डेफिनेशन अगर आपको समझनी है तो आपको रामायण पढ़नी पड़ेगी, आपको महाभारत पढ़नी पड़ेगी, आपको हमारे पुराण पढ़ने पड़ेंगे कि डिग्निटी वो शब्द है जहां आपने अपने पूर्वजों से मिली हुई विरासत को संभाल के रखा हो, उसका आपने पालन किया हो, जो आपके फोरफादर्स, आपके एंसेस्टर, आपके ऋषियों ने जो लिखा है, जो आदेश आपको दिया है, वो है आपके लिए डिग्निटी. मॉडेस्टी वर्ड की डेफिनेशन में मॉडेस्टी वर्ड बता दूं. मॉडेस्टी वर्ड अगर आप मॉडेस्टी वर्ड की डेफिनेशन देख लीजिए. आईपीसी सेक्शन 509 कहता है कब अट्रैक्ट होता है, जब आउटरेज ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन. लेकिन मॉडेस्टी ऑफ आउटरेज दो तरीके की हो गई. एक मॉडेस्टी वो है जहां एक महिला अल्कोहल कंज्यूम करके थाने में जाके हंगामा करती है, एक तो वो मॉडेस्टी एक औरत की. एक मॉडेस्टी वो है जो रामायण के अंदर बताई है कि अगर जो आज्ञा भगवान राम ने दी माता जानकी को और उन्होंने उसका पालन किस प्रकार से किया, वो मॉडेस्टी है. अब मॉडेस्टी टू मॉडेस्टी मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ कि मॉडेस्टी टू मॉडेस्टी वर्ड की डेफिनेशंस क्या है. ठीक है. अब जो आपने डिग्निटी और आपने डिग्निटी, अजय गौतम जी, आपने डिग्निटी और मोडेस्टी दोनों की परिभाषा बता दी. ये धर्म सिंधु बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. आपने दोनों शब्दों की डेफिनेशन बता दी. आपने कहा महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए, पुराण पढ़िए, उससे डिग्निटी की डेफिनेशन आएगी, मोडेस्टी की आपने बता दी. इस डेफिनेशन के बाद मेरा प्रश्न फिर वही है. मैं एक तरह से जिंदगी जीना चाहता हूं, आप मुझे इज्जत के साथ क्यों नहीं जीने देना चाहते हैं? जब तक मैं आपकी लाइफ में कोई दखल नहीं दे रहा हूं. क्या जवाब देंगे आप? हाँ, जो लोग बिस्टैलिटी चाहते हैं, जानवरों के साथ संबंध, वो भी यही बोलेंगे. तब क्या जवाब जो देंगे? बिस्टैलिटी चाहते हैं, आप सुन लीजिए शरफुद्दीन साहब, मैं जवाब दे रहा हूं. इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं. बिस्टैलिटी में दो एडल्ट लोग आपस में संबंध नहीं बना रहे हैं एक दूसरे की सहमति से. ऐश्वर्या भाटी, आप बताइए क्यों बेस्टियलिटी अपराध है, क्यों बलात्कार अपराध है और क्यों होमोसेक्सुअलिटी अपराध नहीं है सुप्रीम कोर्ट की नजर में? योग्यकर्ता सिद्धांत का हवाला दिया है जस्टिस नरीमन ने. जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का पूरा बेसिस ही ये है कि राइट टू प्राइवेसी जब रिकॉग्नाइज हो गया और एलिवेट होकर रिकॉग्नाइज हुआ एज अ फंडामेंटल राइट, तो उसके बाद में दो कंसेंटिंग एडल्ट्स जो अपनी प्राइवेट लाइफ में कर रहे हैं, दैट कैन नॉट बी एन ऑफेंस. और बेस्टियलिटी अभी भी ऑफेंस है. 370 Think about it. The same can happen for bestiality and incest. ऐसा है सर. Consulting adults having sex in their own bedroom. अरे सरफुद्दीन साहब, आप बात ही नहीं समझ रहे. बेस्टियलिटी में एक जानवर है, वो कंसेंटिंग एडल्ट कैसे हो सकता है? Same can happen in Australia. What you will do tomorrow? बात की समझ हो. आप उस बात को मुझे लगता है समझने के लिए तैयार ही नहीं है. बिस्टैलिटी में मैंने आपको तो कोई भी समझ नहीं है. एक बात कहना चाहता हूँ जिनको जी ऐश्वर्या प्लीज आप अपनी बात खत्म करें. मैं इलियास जी आपको एक बात बताना चाहती हूँ. देखिए ये मत समझिए कि हर कोई जो आज इस जजमेंट का वेलकम कर रहा है वो इस तरह की रिलेशनशिप की रिकॉग्निशन के लिए खड़ा है. बात यह है कि ये रिलेशनशिप क्रिमिनल नहीं हो सकती जहां दो एडल्ट्स हैं और उनके बीच में कंसेंटिंग कोई रिलेशनशिप है. बेस्टियलिटी से इसको कंपेयर मत. होमोसेक्सुअल भी हो सकता, बाइसेक्सुअल भी हो सकता, ट्राइसेक्सुअल भी हो सकता, इंसेस्ट भी हो सकता. इनफैक्ट आपको बता दूं, इनफैक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ये आर्ग्यूमेंट
आप सुन लीजिए, वो बता रही हैं, जवाब आप दे इस रही हैं। बात को समझिए कि ये आर्ग्यूमेंट भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रेज हुआ था। आप प्लीज और इस समय in fact ऐश्वर्या के अलावा different सारे kinds of ऑडियो बंद sexual कर दीजिए। orientations- ऐश्वर्या कंक्लूडिंग कमेंट है, आप मुझे इस पे कंक्लूडिंग टिप्पणी दीजिए। मैं बस बताना चाहती हूँ मौलाना साहब को कि ये आर्ग्यूमेंट भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने रेज हुआ था और जो डिफरेंट तरीके के सेक्सुअल ओरिएंटेशंस हैं उनकी सबकी बात हुई थी और ये बहस हुई थी कि अगर आप इसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो और भी जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशंस हैं उनके लिए भी उनकी रिकॉग्निशन की भी कहीं ना कहीं बात होगी। लेकिन आप इस बात को समझिए कि आज ये रिलेशनशिप का खाली डीक्रिमिनलाइजेशन रिकॉग्नाइज किया है सुप्रीम कोर्ट में। आज जो सब इस जजमेंट को के सपोर्ट में खड़े हैं या उसको रेस्पेक्ट कर रहे हैं या उसको वेलकम कर रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करें या उसकी सैंक्टिटी आगे बढ़ाना चाहें सारे सिविल राइट्स के लिए, ये जरूरी नहीं है। पर जहां दो कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच की रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप क्रिमिनल किसी भी तरह नहीं हो सकती और यही सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ है कि ये अपराध नहीं है, ये अपराध नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी में दखल नहीं दे रहा हूँ, ये अपराध नहीं है। लेकिन अगर मैं आपकी ज़िंदगी में दखल देने लगूँ तो वो अपराध है, वो अपराध रहेगा। और जो लोग इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो LGBTQ कम्युनिटी के सदस्य हों, वो सिर्फ लोगों को अपनी तरह से जीने की आज़ादी देना चाहते हैं, अपने आसपास एक ऐसा समाज देखना चाहते हैं जिसमें लोग दूसरे के बेडरूम में घुस के दखल नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या समलैंगिकों के प्रति नज़रिया बदलेगा, ये सवाल हमने आपसे पूछा ट्विटर पर। 57% लोगों का मानना है कि नहीं बदलेगा, सिर्फ 43% मान रहे हैं कि हाँ, इससे नज़रिया बदलेगा। इसका मतलब साफ है, जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कही कि ये एक लंबी लड़ाई है, ये एक जीत है, लेकिन ये लड़ाई का अंत नहीं है। जो इस समुदाय के अधिकारों के लिए लोग लड़ रहे हैं, जो एक खुले समाज के लिए लड़ रहे हैं, जो इंसान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए ये एक शुरुआत है। अभी लड़ाई शायद बहुत बाकी है। फिराक गोरखपुरी, मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी की 2 लाइनें, कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं। इश्क इश्क होता है, उसको आप किसी भी नज़र से देखें, उसको आप गुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। आवाज़ अड्डा में आज इतना ही। और अब अर्बन नक्सलियों पर साजिश या सच, देखिए टक्कर अमीश देवगन के साथ।